नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब क्या फैसले लेते हैं, इन सब की समग्र जानकारी हिंदी में उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल से पल पल दी जाती रहती है। मैं इन सूचनाओं को बहुत ध्यान से पढ़ते रहता हूँ। कई बार बहुत दिलचस्प जानकारियाँ मिलती हैं, सरकार को समझने का मौका भी मिलता है। ऐसे ही एक आदेश से समझ में आया कि कई प्रकार के आदेश हो सकते हैं और एक आदेश अपने आप में है कि मुख्यमंत्री ने किस पर बल दिया है। मुख्यमंत्री, ये भी एक सूचना है कि मुख्यमंत्री ने इन चीज़ों पे बल दिया है। ये प्राथमिकता से ऊपर की चीज़ होगी शायद, या उससे एक ग्रेड नीचे की होंगी, मैं बता नहीं सकता, मगर बल देना भी एक प्रकार का आदेश है। शायद इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री के बल देने से नीचे के स्तर तक काम में भी बल आ जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री काम करते हुए भी दिखते हैं और जो काम करते हैं उसकी सूचना फोटो सहित तुरंत यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल से दे दी जाती है। बैठक करते हुए दिखना भी एक काम है और हर मुख्यमंत्री के दफ्तर से ऐसी तस्वीरें अब आम हैं। 25 जून को यूपी सरकार ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री जी ने सभी नगर निगमों, नगर निकायों को निर्देशित किया है कि नाले नालियों में पानी निकासी व जल भराव की समस्या ना हो, इसलिए वहां निरंतर सफाई की जाए। बरसात के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री @M योगी आदित्यनाथ जी ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया है। तो जैसे ही जनता को पता चला कि मुख्यमंत्री ने बल दिया है, जनता भी नीचे से बल देने लगी, इस उम्मीद में कि ऊपर से दिए गए बल के कारण कुछ समस्याएं निर्बल हो जाएंगी और जनता उसी ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री से बड़े ही दिलचस्प तरीके से संवाद करने लगती है। हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं कर सके कि जो बात उठाई गई है वो कितनी सही है या नहीं, लेकिन फिर भी आप ये नज़ीर देखिए, दिखाता हूं आपको कि किस तरह से जनता बल देने पर अपनी तरफ से बल देने लगती है। आशुतोष टंडन यूपी के नगर विकास, शहरी समग्र विकास मंत्री हैं, विधि मंत्री भी हैं। कायदे से इनका काम होना चाहिए कि बरसात के मौसम में नदी नालों की सफाई पर बल दें, मगर इनके ट्विटर हैंडल पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। इस वक्त इन्हें एक छूट देनी होगी कि आशुतोष टंडन के पिता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी बीमार हैं, तो पिता की सेवा में व्यस्त होंगे। लेकिन 25 जून को जब मुख्यमंत्री ने नाली और नाले की सफाई का ट्वीट किया, तो उस दिन भी मंत्री जी ने अपने जन्मदिन का फोटो ट्वीट किया। मंत्रालय से संबंधित सरकार के इस फैसले का नहीं, सिर्फ 9 जून को आशुतोष टंडन ने अपने मंत्रालय से संबंधित एक खबर की सूचना को ट्वीट किया था जो अखबार में छपी थी। 9 से 25 जून तक सिर्फ जयंतियों और पुण्यतिथियों के ट्वीट हैं। इसका जिक्र इसलिए किया कि कायदे से ये काम नगर विकास मंत्री का है, वो व्यस्त हैं तो नगर विकास राज्य मंत्री का है, उनको ये करना चाहिए, मगर नाली और नाले की सफाई के काम पर भी मुख्यमंत्री को बल देना पड़ रहा है। अब जनता भी उतनी ही होशियार है, वो इस उम्मीद में भी कि मुख्यमंत्री जब बल दे रहे हैं तो चलो बल का बल किया जाए। अब इसमें होता क्या है कि जनता जब नीचे से बल देती है तब क्या काम होता है, ये देखने की बात है। और जनता जिस तरह की समस्याएं अपने मुख्यमंत्री के सामने रखती है, पता चल जाता है कि ऊपर से दिए गए बल का नीचे पहुंचते पहुंचते क्या हाल हो जाता है। जनता की रिएक्शन दिखाता हूं। राहुल ने मैं तस्वीर के साथ समस्या टैग कर दी है। कस्बा कुदरकोट जिला औरैया में नाली का पानी रोड पर चलता है, नाला ना साफ होने की वजह से बहुत बड़ी समस्या है। सचिन गुप्ता कुछ फोटो शेयर कर कहते हैं कि सीएम सर प्लीज हेल्प कीजिए, ये कॉलोनी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, ना सड़क है ना सीवर नालियां, कोई यहां आना भी पसंद नहीं करता। आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है सर। अवंतिका फेज 2 गाजियाबाद। आशीष श्रीवास्तव भारतीय ट्वीट करते हैं कि श्रीमान, ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो के बगल से रास्ता है बदाली खेड़ा, जहां कोई पैदल तक नहीं चल सकता। रास्ता इतना खराब है कि कोई नया व्यक्ति कार नहीं निकाल पाता।
विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर तक सैकड़ों बार बात पहुंचाई गई। आपसे जनता की गुहार है कि मदद करें। अशोक कुमार सिंह ट्वीट करते हैं कि चंदन नगर गाजीपुर जिला नरक नगर बना हुआ है। नालियां और सड़कें बजबजा रही हैं। 2 वर्ष से लगातार जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री जी तक को निवेदन किया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नितिन प्रताप सिंह ट्वीट करते हैं कि महोदय, लेकिन कुछ अधिकारी अभी भी पुराने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। नगरपालिका बुलंदशहर ईओ इसका उदाहरण है। उन्होंने 2 बार जन सुनवाई पोर्टल पर पंजीकृत एक ही समस्या के लिए गलत रिपोर्ट दी है। कोई कार्रवाई तक नहीं की जाती है। जन सुनवाई पोर्टल का अनुपालन भी ठीक से नहीं किया जाता है। कल्याण कुमार घोष लिखते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शिवाजी मार्ग, गौतम बुद्ध मार्ग तिराहे से भानुमती चौराहे तक सीवर का जल भराव एक आम समस्या है। सरोजनी देवी धर्मशाला 2, शिवाजी मार्ग और मेसर्स विमल संस के बगल वाली गली में सीवर का जमा गंदा पानी लांग कर ही आ सकते हैं। निचली क्षेत्र के गरीब बासिंदों के घर के अंदर गंदा पानी घुसता है। लखनऊ नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा सफाई की जाती है, लेकिन इस समस्या का निदान नहीं होता। आशा करता हूं इस घोर गंदगी की समस्या से हर क्षेत्र के लोगों को मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र की इस गंदगी की जानकारी लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों को है। इसी बीच सत्यदेव शुक्ल ट्वीट कर देते हैं कि निदेशक स्थानीय निकाय के मौखिक निर्देश के बाद भी नगरपालिका परिषद बस्ती के सफाई सहित सभी कर्मियों को धन उपलब्ध होने के बावजूद भी मई का वेतन नहीं मिला है। परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कर्मचारी खाली पेट सड़क पर आने को मजबूर किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष NVKP यूपी नंबर भी दिया है। बंटी चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया है कि अलीगढ़ के सांसद द्वारा किया गया विकास कार्य। यह कॉलोनी अलीगढ़ के सांसद के घर से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है और सांसद विधायक के पास 4 से 6 बार शिकायत करने के बाद यह हाल है। दिनेश जी ने तो चैलेंज ही कर दिया है कि आपका स्वागत है, लोनी में एक बार आकर देखो हकीकत। हशमत अली लिखते हैं, यह शानदार है कि मुरारपुर गांव में अभी तक नाला ही नहीं बना है, सफाई कहां से होगी। MK सिंह ने आगरा से ट्वीट किया है कि आगरा में नाले नालियों की स्थिति बहुत खराब है। बरसात के समय जल भराव की समस्या बनी रहती है। बहुत ही दिलचस्प है जनता और मुख्यमंत्री के बीच संवाद की ये तस्वीरें। हम अन्य मुख्यमंत्रियों की भी समीक्षा करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन बहुत दिलचस्प तरीके से जनता कितने ही शालीन और आदरणीय तरीके से अपने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं को लेकर संबोधित करती है, ये भी आप नोटिस कर सकते हैं। दूसरा, वो ये मान के चलती है कि मुख्यमंत्री को सही बात नहीं बताई जा रही है, उसके अधिकारी नहीं बताते हैं, इसलिए वो अपनी शिकायत में लोकेशन का बड़ा ख्याल रखती है। वो पते का विवरण इस तरह से बता रही है कि अगर रात अंधेरे भी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आ जाए तो टॉर्च से वो इलाका देख सकते हैं। वो इतना एक्यूरेट, सटीक होने का प्रयास करती है। ये है जनता जो किस तरह से अपने मुख्यमंत्री से संवाद करती है, आप देख सकते हैं, और कैसी समस्याएं हमारे अधिकारियों की बदौलत बनी रहती हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आज एक और बड़ी घटना हुई कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार योजना लॉन्च किया, और इस योजना से पहले भी यूपी में कई रोजगार की योजनाएं चल रही हैं। जैसे सरकारी भर्तियों के न जाने कितने अनुदेशक, शिक्षा मित्र 12,460 शिक्षक, फिर ग्राम विकास अधिकारी, फिर 69,000 शिक्षक, इन सब भर्तियों के जो परीक्षार्थी हैं वो दिन रात ट्रेंड कराते रहते हैं। मुख्यमंत्री अगर कोई भी आदेश लिखते हैं तो उसमें जाकर कोई रोजगार वाला लिख देता है। उनकी क्या स्थिति है, वो योजना क्यों नहीं लॉन्च की गई, ये खैर सरकार की प्राथमिकता की बात होगी, लेकिन सरकार का दावा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मगर यहीं से एक नया ट्रेंड भी शुरू हो रहा है कि देखिए, मध्यम वर्ग का वो लड़का या लड़की जिन्होंने लाखों रुपए निवेश कर प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई की है, वो बेरोजगार है, नौकरी वो भी चाहता है, सरकार के पास वो क्षमता नहीं है। तो अब उस मुद्दे को हटाकर सरकार हर प्रोजेक्ट में कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने फिटर काम कर रहे हैं, उनको गिनकर रोजगार के आंकड़े बता रही है। ये एक बहुत बड़ा रोजगार की पॉलिटिक्स में आने वाला चेंज है।
ये वही तबका है जिसे सीधे उसके खाते में पैसा भी सरकार देती है। तो एक तरह से सरकार अब इस तबके के माई बाप के रूप में बनकर उभर रही है, उसका पूरा ख्याल रखने का प्रयास कर रही है। क्या 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, इन दावों की सत्यता तो हम नहीं जांच सकते, ना हमारी क्षमता है। कहीं कहीं से खबरें आती रहती है, वो हम कमाल खान से बात करेंगे। कमाल खान ने एक दिन पहले ये खबर दी थी कि किस तरह से सहारनपुर में 400 साल पुराने लकड़ी उद्योग में 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ईंट भट्टा उद्योग बंद है और फिर से मजदूर जो हैं वो बाहर भेजे जा रहे हैं, जहां बिहार या अन्य राज्यों से आए हैं। ये एक तस्वीर है। अब आप कमाल से हम ये जानना चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कमाल, कि 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत निजी इकाइयों द्वारा 1,25,000 कामगारों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। ये नए काम का जनरेशन या उत्पादन कहां से हो गया, इसकी क्या सत्यता है? दूसरा ये भी बताएं कि 1 करोड़ रोजगार क्या दे दिए गए हैं, किस किस प्रकार के रोजगार हैं, क्या इसकी जानकारी है? इन सब बातों के बारे में कमाल। देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं वो 2017 के दिसंबर में वो 17,96,000 कुछ थे, और 7 फरवरी 2020 को 33,93,000 यानी 34 लाख के आसपास तकरीबन 3 गुना हो गए हैं। ये वो हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं रोजगार के दफ्तर में ऑनलाइन। ये वो लोग हैं। और ये आंकड़ा विधानसभा में किसी सवाल के जवाब में श्रम मंत्री ने 2017 में भी दिया था और 2019-20 में भी ये उनका आंकड़ा है। अभी तकरीबन 35 लाख प्रवासी लोग आ गए हैं, तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बड़े पैमाने पे ऐसे लोग होते हैं जो रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनको भी अगर जोड़ लें तो ये तादाद बहुत ज़्यादा है। इस दौर में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे काम धंधे भी बंद हो गए हैं। बहुत सारे छोटे दफ्तर, स्टार्टअप, ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर, उनके यहाँ काम धंधा बंद हो गया है। बहुत सारे हजारों की तादाद में रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अभी चल नहीं पाए हैं, तो उनके यहाँ काम करने वाले वेटर या दूसरे कर्मचारी वो सब बेरोजगार हो गए हैं। ये सारा कोरोना के बाद लॉकडाउन का असर है, जिसके कारण ये सब हुआ है। सरकार कह रही है कि हम 3 तरीके से रोजगार देने की कोशिश करेंगे। एक, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो भारत सरकार ने बनाई है उसके तहत देंगे। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ में सरकार MOU कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ पैक्ट कर रहे हैं, उनको सरकार रोजगार में कुछ एस्टैब्लिश करने में सुविधाएं देगी, उसके बदले में वो कहेगी कि बेरोजगार लोगों को इतनी संख्या में आपको नौकरी देनी है, ऐसा सरकार का कहना है। तीसरा, वो कह रहे हैं कि जो रोजगार देंगे वो आदमी आत्मनिर्भर बने, खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए या जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए बैंकों से या दूसरे फाइनेंस करने वाली एजेंसीज से लोन दिला करके उनको रोजगार दिया जाएगा। अभी गांवों में क्या हो रहा है कि अभी एक सूची बनाई जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जितने लोग बाहर से आए हैं उनमें कितने लोग क्या काम जानते हैं, तो उनका नाम, पता, उम्र के साथ ये वर्गीकरण किया जा रहा है कि कौन फिटर का काम जानता है, कौन मोबाइल बनाना जानता है, कौन इलेक्ट्रीशियन है, दर्जी है, या अनस्किल्ड लेबर है, सिर्फ जो फावड़ा चला सकता है मनरेगा में, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। तो अब सरकार ये कह रही है कि ये जो 3 तरीके हैं इससे हम लोगों को रोजगार देंगे, ये कह रहे हैं वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल ये जानकारी देने के लिए। आने वाले दिनों में ये इन जानकारियों की और समीक्षा होगी, पर सकारात्मक बात यह है कि योगी सरकार रोजगार के क्षेत्र में कुछ कर रही है।
भले ही वो हमारी नज़र से अधूरा हो, कम हो, अपर्याप्त हो, लेकिन वो अपने आप को समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर रही है। यानी जब वो अपनी योजना बना दे रही है तो कम से कम हम समीक्षा कर सकते हैं कि उसकी रोजगार की योजनाओं में कितनी कमियां हैं। ये इस वक्त जब बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, ये एक बड़ी पहल है। तो जिस तरह से जनता अपने मुख्यमंत्री को नाली कहाँ है उसकी सटीक लोकेशन बता रही है, मैंने भी 2 ट्वीट से कुछ विसंगतियां ढूंढी हैं या नहीं, ये सरकार देखकर बताएगी। सरकार कई बार ये ट्वीट करती है, रोज सुबह एक इससे मिलता जुलता ट्वीट आ जाता है, करीब करीब रोज सुबह ही, कि निर्माण कार्य से जुड़े 18,13,000 श्रमिक हैं, इन्हें 1,000 रुपया दिया गया है, 2 किश्तों में पैसा दे दिया गया है। अब आज जो ट्वीट किया गया है कि सरकार ने, जिसका जिक्र का कमाल ने किया, कि स्किल मैपिंग करा रही है कि किस किस पेशे के लोग ज्यादा हैं, तो इसमें 62,600 टेलरिंग करने वाले लोग हैं। इस तरह का डेटा अब सरकार के पास है। लेकिन मैं बात विसंगतियों की कर रहा हूं कि सरकार जो नए स्किल मैपिंग के ट्वीट में कहती है कि 24,75,000 लोग जो हैं वो कृषि, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ये स्किल मैपिंग से पता चला है। और सरकार पहले कह चुकी है कि 18 लाख लोग निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए, जिनके खाते में 1,000 रुपया 2 बार दिया जा चुका है। तो ये कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और खेती के मजदूर मिलाकर 24,75,000 ही हैं। मुझे लगता है और सटीक सफाई की जरूरत है सरकार की तरफ से। अब आपको ले चलते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में 18,000 छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं वहां पर, और वहां पे बहुत लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एक कंपनी ने तो उन लोगों को भी निकाल दिया जिनके हाथ पांव कट गए, खराब हो गए काम करते करते। रवीश रंजन शुक्ल की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त फरीदाबाद में मौजूद हूं और यहां पर 18,000 से ज़्यादा छोटे और बड़े उद्योग लगे हैं, जिनमें लाखों मजदूर काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते तमाम सारे मजदूरों की नौकरियां चली गईं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ऐसे लोग हैं जिनके हाथों की उंगलियां कट गईं, उनके पंजे कट गए और ये विकलांग हो गए कंपनी का काम करते करते। लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान कंपनियों ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये आप देखिए, प्रेम सागर का जो हाथ है उसमें 8 उंगलियां कट चुकी हैं। और प्रेम सागर जब 18 साल के थे तब उन्होंने कंपनी में काम किया था और 18 साल की उम्र में 8 उंगलियां कट गई थी। और अब इनको इनकी जो नौकरी है वो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपकी नौकरी चली गई है। अब क्या काम करेंगे आप? सर मैं तो कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, विकलांग आदमी हूँ। कोई कंपनियाँ, कोई वर्कशॉप हमें भर्ती नहीं ले सकती है। मैं तो रोड पे बैठा हुआ हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमें हमारा हक और हमें शरण दिलवाइए। अच्छा, जब हाथ आपका कटा था तो आपको कुछ मुआवजा मिला था? कुछ नहीं मिला जी। अच्छा, क्यों नहीं मिला? मिला नहीं कि जब नौकरी मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा तो नौकरी नहीं देंगे। तो मुझे नौकरी चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, 50,000 रुपये दे रहे थे। जब 50,000 से क्या हो रहा है सर? 50,000 तो एक दिन में खर्च हो जाते। हाँ मैंने नौकरी चाहिए जी मेरे को। मेरे भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, हाँ तो मैंने अपने गुजारा चलता रहेगा। हाँ। अब ये लॉकडाउन के बहाने लगा के ने बाहर कर दिया। कितने लोग होंगे जगदीश जी जिनको बाहर किया होगा? कितने लोगों के ऐसे हाथ कटे हुए हैं? ये अब 23 आदमी है ये। 23 आदमियों के हाथ कट चुके हैं कंपनी का काम करते करते। हाँ जी, सबको बाहर कर दिया। हाँ जी, सबको बाहर कर दिया। टोटल 62 आदमी है सर। टोटल 62 है। टोटल 62 आदमियों को बाहर किया। इसमें 23 आदमी का तो जगदीश जी, आपकी एक भी आपकी उंगलियां जो है वो सीधी नहीं होती हैं। नहीं होती। आपकी उम्र 57 साल है। हाँ जी, जिम्मेदारी तो अभी परिवार की होगी। जिम्मेवारी तो अभी है जी। अभी एक बच्ची उनकी और रह रही है ना। अच्छा, शादी करने के हाँ लिए। जी, अभी इस उम्र में कौन रखेगा मेरे को? ये आप देखिए, जगदीश जी 57 साल की उम्र में अब इनको बाहर कर दिया गया है। आपकी भी उंगली जो है, 4 उंगलियां कट चुकी हैं। घर में कौन कौन है? कैसे अब खर्चा चलेगा आपका? मेरे घर में 2 लड़की हैं, एक बीवी है और मैं हूँ। अच्छा, पापा गुजर गए हैं, अभी 2019 में गुजरे हुए हैं पापा, यही फरीदाबाद में। तो अब नौकरी तो मिलेगी नहीं आपको? नौकरी नहीं दे रहे, और नौकरी कोई दूसरे कंपनी रख नहीं रहे। 3 महीने से मेरी घर की हालत ख़राब है, ना खाने की है ना पीने की। पैसे मांगने पे जवाब नहीं कोई देते हैं। तो ये आप देखिए, जिस कंपनी के लिए खून पसीना एक करके अपने हाथों की उंगलियां कटवा के
उस कंपनी को इन्होंने अपनी मेहनत से सींचा। आज लॉकडाउन के दौरान उसी कंपनी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फरीदाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बहुत मेहनत से रवीश ने ये स्टोरी की है। आप दर्शकों को भी देखने के बारे में सोचना समझना होगा। मैं 1 मिनट में ऐसे तमाम रिपोर्टरों की संभावनाओं को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूं। अगर दिल्ली में कुछ बेकार बैठे रिटायर्ड लोगों को लेकर मैं 1-1 घंटे की बहस करने लगूं, इस तरह की बहस देखते हुए आप जनता की समस्या, सरकार की जवाबदेही और एक रिपोर्टर की बनने की संभावना को समाप्त कर रहे होते हैं। शुरुआत हम भीतर से करते हैं, लेकिन आप देख देख के कौन चीखा, कौन चिल्लाया, इस तरह से आप भी ख़त्म करने लगते हैं और फिर ताली दोनों हाथ से बजने लगती है। अब जो पहले जो जानकारी मैंने दी उसी को जुटाने में कई घंटे लग गए, तब जाकर दिया गया। तो इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का एक अपना महत्व है कि कोई खड़ा होकर बताए। और 2018 जुलाई में जो स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स की रिपोर्ट आई थी नरेश गुजराल की, वो पढ़कर बताए कि सरकार ने अब तक ऐसी नीतियां बनाई कि चीन से आने वाला सस्ता माल यहां आता रहे और यहां के उद्योग धंधों पर एक वो प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते चले जाएं। पढ़ के बता रहा हूं सारा, इसमें मेहनत है। ये मेहनत, मैं एंकर हूं, मैं बता रहा हूं आपको। अगर मैं 4 फालतू लोगों को लेकर डिबेट करूं तो मेरे कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं, कोई थकान नहीं होती है, बाल केवल ठीक करना होता है। आप बताइए ये हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया और आप हिंदू मुस्लिम में चले गए, सत्यानाश कर दिया पूरा समाज का आप लोगों ने। तो खैर 2018 जुलाई में ये रिपोर्ट कहती है कि 2007 और 8 में चीन और भारत का द्विपक्षीय व्यापार जो था 38 अरब डॉलर का था, जो 10 साल में 89.6 अरब डॉलर का हो गया। 50 अरब डॉलर की वृद्धि हो गई। जुलाई 2018 में इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि नेशनल सोलर मिशन के तहत जो चीजें चीन से आयातित की जा रही हैं वो 84% हैं। चीन सस्ता माल इंडिया में डंप कर रहा है, इस पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाइए। लेकिन 2 साल से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अब बिजली मंत्री ने जब देखा कि माहौल अच्छा हो गया है, चाइना चल रहा है, तो इसमें उन्होंने प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है कि सोलर पैनल के 2-3 चीजों पे आयात शुल्क बढ़ा दिए जाएं। ये बताने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है। कुछ देश जिसमें चीन भी है बहुत कम दाम पर यहां पर डंपिंग कर रहा था। अपने ये हमारे इंडस्ट्री को ये मेक इन इंडिया को हार्म करने के लिए बहुत कम दाम पर सब्सिडी वगैरह देकर के यहाँ कम दाम पर मॉड्यूल्स और सेल्स वगैरह का डंपिंग कर रहा था। उसको रोकने के लिए हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी लगाई और वो अब एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी 29 जुलाई को समाप्त हो रहा है। उसके बाद 1 अगस्त से हमने रिक्वेस्ट किया है वित्त मंत्री जी को, वित्त मंत्रालय को, कि 1 अगस्त से कस्टम्स ड्यूटी हम लगाएंगे। तो पहले साल 1 अगस्त को हम जो कस्टम्स ड्यूटी लगाएंगे वो पहले साल में 25% होगा सोलर मॉड्यूल पर और सेल पर 15% होगा। तो अब ये एंटी डंपिंग शुल्क का प्रस्ताव भेजा गया। क्या सरकार इस पर कदम बढ़ाएगी? अभी तक कहां थी सरकार? अभी तक क्यों सोलर पैनल आने के लिए चीन का सस्ता माल यहां आ रहा था? क्या अब तक जो नुकसान हुआ उसके लिए कोई और जिम्मेदार है? खैर छोड़िए ये सब। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कभी कभी जो प्रदर्शन करते हैं, अब जब कर ही रहे हैं तो उनको लेकर सरकार इतनी सख्त क्यों हो गई?
योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गाड़ी लगा पीछे, अरे गाड़ी लगा लो पीछे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार होश में आओ, योगी आओ होश में आओ। सर 10-12 मिनट हुआ है सर। ये पेड़ पे डाला होगा ना सर, इस पेड़ में भी स्प्रे हुआ सर, इससे पेड़ में स्प्रे हुआ इसलिए नीचे सर। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। पत्रकारिता अब आंकड़ों में उलझती चली जा रही है, क्योंकि सरकारें अब आंकड़ों में बात करती है, और इन आंकड़ों को समझने के लिए, बताने के लिए कम से कम गणित में कमज़ोर होने वाले एंकर को तो पहले छुट्टी होनी चाहिए, जिसमें मैं आता हूं, क्योंकि मैं प्रतिशत भी नहीं निकाल पाता। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस ट्वीट में, जो अविनीश अवस्थी का जो ट्वीट है एसीएस गृह व सूचना, कि मनरेगा के तहत प्रदेश में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो वर्तमान में सर्वाधिक है। अब इसकी ज़मीन पर जाकर जांचने की क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन मान लेते हैं 57,23 करोड़ की आबादी वाले यूपी में मिला। अब राजस्थान सीएमओ का भी एक ट्वीट मुझे याद आ रहा है, जो देखा है, अभी हम स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे हैं। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दावा किया जाता है कि 54 लाख लोगों को काम दिया गया है मनरेगा के तहत। राजस्थान की आबादी 6-7 करोड़ है, तो 6-7 करोड़ की आबादी में आप 54 लाख लोगों को काम दे रहे हैं, फिर यहाँ 23 करोड़ की आबादी में 57 लाख लोगों को काम दे रहे हैं, तो प्रतिशत निकाल के बताइए कौन ज़्यादा काम दे रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। वैसे इस वक्त रोजगार एक बड़ी चुनौती है, और यूपी में मनरेगा को लेकर काम तो जरूर हो ही रहा है। रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो। गाजियाबाद के मंडोला गांव की ये बेरोजगारों की टोली है। बिहारी राम भक्त मोहे शरण मिली जो। सत्येंद्र शर्मा इसी तरह हनुमान चालीसा गाकर 3 महीना पहले तक भगवती जागरण शुरू करते थे, लेकिन लॉकडाउन में मंदिर बंद हो गए और सत्येंद्र शर्मा अब मनरेगा की मजदूरी में भविष्य तलाश कर रहे हैं। सर मरता क्या ना करता, जब घर में दिक्कत होगी बच्चों को अपने लिए खाने पीने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से आप इस तालाब की सफाई के लिए, तो इसमें आपको पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, और बिना दस्तानों के, बिना कुछ दिए, बिना सामान के कहने लगे कि इसमें कूद जाओ। हमने कहा जी कैसे साफ़ करेंगे, कि हमें नहीं पता, हमें तो कुछ मिलता नहीं, इसमें बढ़ जाओ। अब आप इसमें देखो, इसमें कितनी एलर्जी हो गई मुझे, और हमें नीचे उतार दिया गया। बार बार हमने कहा कि हमें कुछ फावड़े वगैरह कुछ तो दो, मास्क दो, ग्लव्स दो, नीचे पहनने का कुछ दो। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है इसमें। ऐसा लगा जैसा कि वो चाहते ही नहीं थे कि इन्हें मिले, वो सोच रहे थे इन्हें दुखी करो और ये आज ही अपने घर भाग जाएं। एक तो कुदरत की मार, दूसरी अधिकारियों की। गाजियाबाद में 3 साल पहले मनरेगा की योजना ये कहकर बंद कर दी गई कि कम मजदूरी के चलते कोई काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब नवीन गुप्ता और पवन कुमार जैसे लोगों ने प्रधान और प्रशासन पर मनरेगा के तहत रोजगार का दबाव बनाया, तो इन लोगों का आधा अधूरा जॉब कार्ड बनाकर सीवर के पानी से भरे इस तालाब की सफाई में लगा दिया गया, ताकि ये लोग खुद ब खुद भाग जाएं।
वेबसाइट पे गए, हमने उस पर देखा कि मनरेगा के तहत 202 रुपये सरकार दे रही है और रोज़गार दे रही है। अच्छा। ऐसे बुरे समय में 202 रुपये का सहारा भी सरकार का हमें अच्छा लगा। हमने एक एप्लीकेशन अप्लाई की 19 मई में हमने एप्लीकेशन दी। उसके 8 दिन बाद तक भी कोई हमारे पास जवाब या फ़ोन नहीं आया। तो अब तो ये जॉब कार्ड बन गया ना आपका? जॉब कार्ड हमें दिया गया है। हाँ। लेकिन ये कहकर दिया गया है कि इसमें पूरे आपके जॉब कार्ड क्रमांक नहीं है, ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है। वेबसाइट पर ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो लगता है कि हमें ठगा गया है, ये जॉब कार्ड भी फर्जी हैं। देखो जी, मेरी तबीयत 3 दिन से ख़राब है। मेरी उसी दिन ख़राब हो गई थी तबीयत। मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे दवाई लेनी है। सेक्रेटरी साहब ने बोला कि मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं तुझे कहाँ से दूँ। किसी से मैंने पैसे लिए उधार 50 रुपये और दवाई ली, और अभी भी मैं दवाई खा रहा हूँ। मेरे पास दवाई भी है, और एक मज़दूर को मजदूरी चाहिए। अगर उसे मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? 5000 की आबादी वाले मंडोला गांव के ज्यादातर लोगों के खेत लिए जा चुके हैं, जिन पर इमारतें बन चुकी हैं। इसके चलते फैक्ट्रियों में नौकरी करके ही इनका गुजारा चलता था। राहुल शर्मा अपना छोटा सा घर दिखाते कहते हैं कि मनरेगा मजदूर बनना गांव में शर्म की बात मानी जाती है, लेकिन अब क्या करें? वो क्या बोल रहा, वो काम के लिए जोड़ के ले गए, उधर बोलने लगे कि इसे साफ करो। हम क्या था, हम तो लग गए उसे साफ करने के लिए। कह रहे तो करना पड़ेगा और कोई काम नहीं है। अच्छा, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। और काम तो हम कर रहे थे, पर उधर ही पास में बैठ गए लफड़ा कर रहा, बेइज्जती कर रहा। क्या कैसी कह रहा है ये तो 200 रुपये की मजदूर है, जोड़ में बढ़ गए। बाहर मजदूरी करते तो 400-500 मिलते, और बाहर में कहाँ मजदूरी के लिए तो इधर आए थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ रोजगार देने की बात कह रही है, दूसरी तरफ मनरेगा के तहत काम मांगने वालों को अधूरा जॉब कार्ड देकर टरकाया जा रहा है। हमने जब मनरेगा की साइट पर देखा तो फिलहाल गाजियाबाद में मनरेगा के काम की मांग शून्य दर्शा रहा है, जबकि मंडोला के अलावा एक दूसरे गांव खिंडौरा के लोगों ने भी मनरेगा शुरू करने की मांग की है। पहले रंग पुताई का काम करते थे और अब हम किसी काम ना मिलने कारण बेरोजगार हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमें मनरेगा का कार्य देने की कृपा करें। बढ़ती बेरोजगारी के चलते अब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे औद्योगिक और विकसित शहरों में मनरेगा के काम की मांग आ रही है, जबकि यहां सालों से मनरेगा योजना की डिमांड ना के बराबर थी। गाजियाबाद और नोएडा की ऊंची और चमकदार इमारतों के नीचे अब बेरोजगारी का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए मनरेगा का बजट बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जब तक स्थानीय लेवल पर इस योजना को पारदर्शी और असरदार तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक किसान मजदूरों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कितनी मेहनत और लगन से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, इसका महत्व आप समझिए। आप उन डिबेट शो को देख देख के आपके देखने का तरीका, संस्कार सब टीवी वालों ने बिगाड़ दिया है। इस तरह की पत्रकारिता की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जब भी डिबेट शो आए बंद करके घर में बैठ जाइए। मैं टीवी पे बोल रहा हूँ। ब्रेक के बाद बताएंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। अनुराग द्वारी बताएंगे कि सत्र का संयोजन ही इस तरह से किया गया है कि जनता की आवाज़ वहाँ पर कम से कम उठे, और आवाज़ उठाने का दबाव हम पर इतना बढ़ जाए कि हमारी ही आवाज़ चली जाए। ब्रेक के बाद आते हैं, बताते हैं। कभी तो सोचिए कि पिछले कई दशकों से विधानसभा के सत्रों की संख्या कम क्यों होती जा रही है। सोचिए सोचिए सोचिए। अनुराग द्वारी की ये स्टोरी देखिए। कोरोना से लड़ने की तैयारी, मजदूरों की समस्या, ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर आप चाहते होंगे कि हुक्मरान जवाब दें, लेकिन मध्य प्रदेश में विधायकों को इस पर सीधा जवाब शायद ही मिले। लिखित जवाब मिल सकता है, क्योंकि सदन में जिस दिन इन विभागों के उत्तर दिए जाने का मंत्रियों का क्रम तय हुआ है,
वो है पहला दिन जब परंपरा के मुताबिक दिवंगतों को श्रद्धांजलि देकर कार्यवाही स्थगित हो जाती है, यानी प्रश्नकाल नहीं होता। 20 जून को सत्र की अधिसूचना जारी हुई। 23 जून ऑनलाइन सवालों के लिए, 24 जून ऑफलाइन सवालों के लिए वक्त निर्धारित था। सवाल जवाब की तारीख विधानसभा सचिवालय तय करता है। सदन की बैठक 5 दिन की है, इसलिए विभागों को 5 वर्गों में बांटा गया, यानी एक विभाग के उत्तर के लिए सिर्फ एक ही दिन निर्धारित हुआ और गृह, लोक स्वास्थ्य, पंचायत, ग्रामीण विकास के लिए पहला दिन ही तय हो गया। देखिए, हमें जवाब देने में ना दिक्कत है, ना हम विधानसभा के सत्र से बचना चाहते हैं, पर जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा कि 15 महीने में मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क क्यों कर दिया। कोरोना संकट से जब आपको निपटना था, जब आप आईफा की तैयारी कर रहे थे, इंदौर जो देश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, वहाँ आप फोटो सेशन कर रहे थे हीरो हीरोइन के साथ। कोरोना को लेकर आपने कुछ नहीं किया। आपने मध्य प्रदेश को आईफा प्रदेश बनाया और हम मध्य प्रदेश को आस्था प्रदेश बनाने में लगे हैं। कर्तव्यों को न निभा पाना और दूसरों को दोषारोपण करना, और फिर जैसे पीछे के रास्ते से आए थे, सत्या हत्या ही है, उसी तरीके से डील करना आगे की सत्ता को, अपने आप में एक अपराध है और जनता इस अपराध की इनको सजा देगी। स्वास्थ्य मंत्री उस समय का उस कोरोना की महामारी को छोड़कर बेंगलोर भाग गए थे। अब उन सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। सत्र छोटा है, कैसे देंगे? तो मैं मानता हूँ बचने का तरीका ढूंढा है। यही नहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्र के बीच सत्ता परिवर्तन हो जाने से विधायकों के 4200 प्रश्न अमान्य हो जाएंगे। कमलनाथ सरकार के वक्त 1100 सवालों को ही रिकॉर्ड में रखा जाएगा। उस सत्र में विधायकों ने 5315 सवालों के जवाब मांगे थे। वैसे इससे पहले 2018 में 7188 सवाल आए, 315 अपूर्ण रहे। 2019 में 7012 प्रश्न आए, 450 अपूर्ण रहे। दरअसल सत्र की अधिसूचना के साथ विधायक लिखित सवाल विधानसभा सचिवालय को देते हैं। सचिवालय इसके जवाब संबंधित मंत्रियों से लेकर प्रकाशित करता है। सदन में यही जवाब प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकतांत्रिक परंपरा और नियमों में यदि एक सत्र में जवाब नहीं आता तो उसे अगले सत्र में पेश करना अनिवार्य है। संसदीय परंपराएं और मान्यताएं तो बहुत हैं, लेकिन हमने इसे टूटते ध्वस्त होते हुए देखा है। हमारे किसी साथी ने खूब लिखा था कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। यहाँ विधानसभा है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नहीं, मुख्यमंत्री हैं लेकिन पूरा मंत्रिमंडल नहीं, विपक्ष है लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। एक डिबेट शो 1 घंटे का ऐसे कितने बेहतरीन रिपोर्टर की संभावना को समाप्त कर देता है, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आवाज उठाने की संवैधानिक इमारतें सुनी हो जाती हैं तो दबाव किस पर पड़ता है, सामने हाजिर है। ब्रेक के बाद बताऊंगा। सिस्टम की ना सुनवाई ने और नाइंसाफी ने जनता के बीच अलग अलग प्रकार के ऐसे वर्ग पैदा कर दिए हैं जो अपनी आवाज उठवाने के लिए दरबदर है। वो ढूंढ रही है अखबार के दफ्तर से टीवी के दफ्तर में, टीवी के दफ्तर से ट्विटर के ट्रेंड पर, फिर लौटकर मेरे पास भी आ जाती है, कहीं और भी जाती होगी कि आवाज उठा दीजिए। तो ऐसे आवाज उठवाने वाली जनता से मैं भी पूछता हूं कि जब दूसरे वर्ग की आवाज उठाता हूं तो क्या आप उस आवाज को सुनते हैं या हिंदू मुस्लिम वाला डिबेट देखते हैं और जब समस्या में फंसते हैं तब याद मुझे करते हैं? तो लीजिए, मैं इनकी आवाज उठा दे रहा हूं, आवाज जो उठवाना चाहते हैं। अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ चाहता है कि हम उनकी आवाज उठा दें। उन्हें 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है।
दिल्ली के निगमों और सरकार के झगड़े में पढ़ाने वाले और न पढ़ाने वाले दोनों प्रकार के टीचर वेतन न मिलने को लेकर परेशान हैं। वे अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ नहीं उठ पा रही है। इसलिए हमसे भी गुहार कर रहे हैं कि हम इनकी आवाज़ उठा दें। डीबीटी जेआरएफ की परीक्षा 30 जून को होने वाली है। अलग अलग सेंटर पर होती है, इसलिए देश भर से छात्र हमें लिख रहे हैं कि आवाज़ उठा दीजिए, परीक्षा रद्द करा दीजिए। मुर्शिदाबाद फरक्का से एक दर्शक ने लिखा है कि हमारी आवाज़ कौन उठाएगा, तो हमने इनकी आवाज़ उठा दी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र चाहते हैं कि कोविड के दौर में परीक्षा ना हो। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले ये छात्र मुझी से चाहते हैं कि मैं इनकी आवाज़ उठा दूं, तो मैंने इनकी आवाज़ उठा दी। ट्विटर पर एक आंदोलन चल रहा है, रेलवे ज्वाइनिंग दो। ऐसा आंदोलन आपने कभी सुना है? परीक्षा लो, रिजल्ट निकालो के बाद ज्वाइनिंग दो आंदोलन एक नया आंदोलन है। 2.5 साल बीत गए, रेलवे उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करा रही है जिन्होंने परीक्षा भी पास की, जिनके दस्तावेजों की जांच तक हो चुकी है। लोको पायलट की ये परीक्षार्थी उम्मीदवार चाहते हैं कि मैं आवाज़ उठा दूं, तो हमने आवाज़ उठा दी। अंसल एपी ग्रुप के 300 बायर 10 साल से अपने फ्लैट मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ उठाने से इन्हें फ्लैट मिल जाएगा? तो हमने आवाज़ उठा दी। ऐसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सक्रियता न दिखाई होती तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती। हम आवाज़ उठाते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सच्चाई है कि जो लोग मुझसे आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं, उन्हीं में से लोग मुझे गालियां भी देते हैं, और मैं ये बात प्रमाण के साथ कह रहा हूं। पर खैर, ये चलता रहता है। ये आवाज़ें कहाँ पहुंचती हैं, नहीं पहुंचती हैं, वो आप जाने। जैसा आपने समाज और राजनीति का निर्माण किया है, मैंने अपनी तरफ से आवाज़ उठा दी। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।